हम्म। 2 दिन बाद धनतेरस है, सोना लेने चलना है। यस। अच्छी बात है, हम नहीं लेंगे। तो चांदी। हम तो वो भी नहीं लेंगे। अरे तो सोना नहीं चांदी नहीं तो क्या लेंगे फिर? धनतेरस है 2 दिन बाद। यार एक बात बताओ, तुम एक ट्रेडर की, एक मेंटोर की बीवी होके एक नॉर्मल लोगों की तरह बात क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें शगुन के लिए, पूजा के लिए खरीदना है तो जाके 2-4 ग्राम का, 5 ग्राम का खरीद लेना। और अगर तुम्हें खरीदना है तो भाई ये समय खरीदने का नहीं है। अगर समय खरीदने का नहीं है तो लोग दुकान के बाहर भीड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं बंदर बाट। ये चल रहा है बंदर बाट, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे में खरीदना समझदारी नहीं होती है। तो मतलब जो लोग खरीद रहे हैं वो बेवकूफ है। बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा मैं, ये शब्द छोटा है उनके लिए। ये वो उस हर्ड, उस बंदरबाट का हिस्सा बन रहे हैं, इनको बनवाया जा रहा है। मतलब। बैठो समझाता हूँ। अब देखो, पहले समझो कि गोल्ड सिल्वर होता क्या है, ट्रेडिंग कहाँ से होती है, कहाँ इसका वेयर हाउस है, किस तरह, किस किस जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन कौन इसका यूजर होता है, कौन कौन इसके होल्डर्स होते हैं। तो ये सबके लिए समझने की बात है। गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग सबसे पहले जो मेन एक्सचेंज है वो है कॉमेक्स, कम्युनिटी एक्सचेंज बोलते हैं उसको, कॉमेक्स। ये अमेरिका का एक्सचेंज होता है जहां पे कॉमेक्स के भाव पे ट्रेड किया जाता है। डॉलर में ट्रेड होता है, आउंस में, और डॉलर के हिसाब से ट्रेड होता है। दूसरा होता है जहां पे लंदन में इसका ट्रेडिंग होती है। और हिंदुस्तान में, इंडिया में एमसीएक्स एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। इसके बाद हाजिर भाव होता है। हाजिर भाव क्या होता है? जहां सुनारों की दुकान पे सुनार, जो बड़े सुनार स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका भाव होता है। वो किस भाव पे पक्का सोना, पक्का चांदी छोटे सुनारों को, रिटेलर को देते हैं, और किस भाव पे वो सुनार अपना चार्ज लगा के, अपना प्रॉफिट रख के आम पब्लिक, आम जनता को बांटता है। ये होता है पूरा चेन। तो इस चेन में कब कब क्या क्या हुआ है, मैं तुम्हें एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी खरीदने का भाव नहीं है। सबसे पहला जो घटना घटा था उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूलिप मेनिया। ट्यूलिप एक फ्लावर होता है, तुम सबको पता होगा। शायद इस घटना के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। इस घटना में क्या हुआ, ट्यूलिप का डिमांड इन्फ्लेटेड, बढ़ाएगा जबरदस्ती, लोगों को बढ़ा बोल बोल के प्राइस बढ़ा दिए गए। रातों रात प्राइस इतने बढ़ गए कि सब लोग, पूरी उस कम्युनिटी के, उस एरिया के सारे लोग ट्यूलिप बनाने लगे। ट्यूलिप बिकेम द सिंबल ऑफ स्टेटस। ट्यूलिप बिकेम, मतलब एवरीथिंग। जिसको चाहिए, जिसने ट्यूलिप नहीं लगाया, जिसने ट्यूलिप का ट्रेड नहीं किया, उसको लगता था कि उसने सब कुछ छूट छूट गया, उससे कुछ बात हो गई। फिर रातों रात ट्यूलिप का दाम क्रैश हो गया। जितने लोग ट्यूलिप की ट्रेड कर रहे थे वो बर्बाद हो गए। जितने लोग ट्यूलिप उगा रहे थे, ट्यूलिप की खेती कर रहे थे, वो बर्बाद हो गए। जो एंड यूजर थे, जिन्होंने ट्यूलिप लिया था कि मैं इस्तेमाल करूंगा अपने शो ऑफ के लिए या अपने किसी पर्पज के लिए, वो भी, उनका भी पैसा डूब गया। तो ये एक हर बार ऐसा ऐसा बबल आता है। इसके बाद एक बहुत फेमस बबल है, 1980s में हुआ था ये, वो भी तब चांदी में हुआ था। वो हंट ब्रदर्स के नाम से फेमस है, द फेमस हंट ब्रदर्स। आप लोग जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। हंट ब्रदर्स में के टाइम पे चांदी एक साल में $6, $60 से $50, करीबन 700% तक का रिटर्न दिया। और फिर अगले एक साल में वापस $9 आ गई। मतलब हाई से 90% टूट गया। तो ये और बहुत फेमस, इसके बाद भी फेमस स्टोरी है हर्षद मेहता कांड। ये सबने सुना होगा हिंदुस्तान में, तो कि क्या है हर्षद मेहता कांड। उसमें भी सेम चीज, जैसे हंट ब्रदर्स ने क्या किया, दो भाई थे, उन दोनों ने चांदी, फिजिकल चांदी को होल्ड करना चालू किया। और बड़ा ही यूनिक तरीका, वो शायद पहली बार ऐसा इस्तेमाल किया था। वो चांदी उनके पास, और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर, कुछ पैसे वाले अच्छे दोस्त थे, उन्होंने पैसे लिए, खुद खुद के अपने पैसे थे, चांदी खरीदी। एक चांदी खरीद के लाए 100 किलो। वो 100 किलो चांदी लेके बैंक में मॉर्गेज किया, उससे पैसा लिया। फिर उस पैसे से फिर चांदी खरीदी, फिर उस पैसों को चांदी लिया, मॉर्गेज किया, फिर पैसा लिया। ऐसे करते करते उन्होंने वर्ल्ड की 30% चांदी होल्ड कर ली थी। मतलब पूरी दुनिया की 30% चांदी उनके पास थी, कॉर्नर थी। जब भी कॉर्नर होता है, लिवरेज होता है, जब भी कोई ऐसा स्पाइक आता है उसमें लिवरेज चला जाता है। तो जब, क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं था, वो सब पैसा चांदी खरीदते थे, पैसा देते थे, पैसा लेके आते थे, फिर चांदी खरीदते थे, फिर उसको लिवरेज करते थे, फिर पैसा लेके आते थे, फिर उस पैसे चांदी खरीदते थे। तो ये लिवरेज लिवरेज होते होते, और कहीं ना कहीं लिवरेज फूटता है। जब भी कोई ऐसा मूव आता है तो कोई ना कोई बड़ा नाम शॉर्ट में होता है, क्योंकि भाव जस्टिफाइड भाव होता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो जिनको समझ, बाजार की समझ होती है, वो अनजस्टिफाइड भाव देखते उन्होंने बेचना चालू करते हैं कि हाँ आप बेचेंगे, आप करेंगे। फिर उस कंडीशन में वहां पे हंट ब्रदर्स बर्बाद हो गए थे। मोस्टली केसेस में जो ये रन चलाते हैं, जो ये मेगा बुल रन चलाते हैं, वो बर्बाद नहीं होते, वो पैसा बना के निकलते हैं। बट कुछ केसेस में, जैसे कि हंट ब्रदर्स में हंट ब्रदर्स बर्बाद हो गए थे, और हर्षद मेहता कांड में हर्षद मेहता बर्बाद हो गया था।
जब भी कोई तीसरा बड़ा पार्टी, एक एक पार्टी होता है रिटेलर जो हमेशा फंसता है, वो मतलब वो 99% टाइम बर्बाद होता है। एक पार्टी होती है जो ये काम कर रही होती है, वो 100 में से 80 बार पैसा बनाता है और 20 बार तो वो भी फंस जाता है। और एक थर्ड पार्टी होती है जो ट्रैप होती है, जो बड़ा नाम होता है, उसको पता चल जाए कौन किया हुआ है तो उसको वो मार डालते हैं। जैसे कि हन ब्रदर्स को किया था, हन ब्रदर्स फाइनली बैंकरप्ट हो गया, हर्षद मेहता फाइनली बैंकरप्ट हो गया, उसको सजा हो गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बबल्स आए। 2008 में, 8-9 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आया। फिर 2011 में फिर से चांदी का एक बुल रन आया, उसमें भी चांदी करीबन 18-17 हजार से बढ़ के 75 हजार गई थी एक ही दिन में। चांदी 58 हजार से बढ़ के 75 हजार गई, नहीं 63 से बढ़ के 75 हजार गई। उस समय ट्रेड करता था मैं, तभी मैं मार्केट में था 2011 में, मैं उस ट्रेड में भी था। चांदी बढ़ी, 63 थी, 64 थी एक दिन पहले, नेक्स्ट डे 75 गई और रात को 58,000, हाई से 20 हजार रुपये नीचे बंद हुई और फिर चांदी का भाव फिर नीचे आ गया। मतलब समझो 1980 में $50 का हाई लगाया था, फिर 1980 से 2011 30 साल बाद वो भाव आया और फिर 30 साल के बाद 2011 में वो भाव लगाया और वो भाव 2025 में वापस से 15 साल भाव बाद वो भाव आया है। तो पहले 30 साल के बाद आया था, अभी 15 साल के बाद आया, हो सकता है कि भाव फिर अगले 7 साल के बाद आए। कितना अभी कितना ऊपर नीचे हो सकता है ये तो बोलना मुश्किल है, बट हाँ, दिस इज मेनिया, दिस इज बबल विच विल बर्स्ट। अब मैं तुम्हें समझाता हूं पहले बंदर बाट क्या होता है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा ये बहुत छोटी सी कहानी से, उसमें आपको बंदर बाट समझ में आएगा होता क्या, फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ अभी बंदर, अभी जो चल रहा है वो बंदर बाट ही है। जैसे कि छोटी सी कहानी है, 5 मिनट का कहानी है, इससे आपको समझ में आएगा कि सच में क्या चीज अभी वो घटना घट रही है क्या। एक सेठ जी होते हैं, एक छोटा सा देश होता है, लेट से 50 गांव का, 100 गांव का देश था छोटा सा। उस देश में सेठ जी जाते हैं, वहां बंदर होते हैं ठीक ठाक, और जाके सेठ जी बोलते हैं कि आप बंदर पकड़ के लाइए गांव वालों को। और कहानी समझाते हैं कि मेरा यूएस में एक फैक्ट्री है, मेरी एक इंडस्ट्री है, और बंदर के नाखून से, बंदर के बाल से मैं, मेरी कुछ दवाइयाँ बनती हैं जो बड़े बड़े, जो बड़ी बीमारियां ठीक करेंगी और उससे मैं बहुत मुनाफा कमाऊंगा। मुझे बंदर की जरूरत है क्योंकि हमने सारे बंदर हमने इस्तेमाल कर लिए अपने एरिया के, हमें और बंदर चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं कि आप मुझे बंदर ला के दीजिए, मैं आपको हर बंदर के 100 रुपए दूंगा। अब ये 100 रुपये बंदर के हिसाब से लोगों को लगता है ये तो फ्री का पैसा है, बंदर घूम रहे हैं, हमें बंदर पकड़ने हैं, सेठ जी को देना है और पैसा मिल जाएगा। 100 रुपए के हिसाब से सेठ जी ने 3 दिन तक बंदर खरीदा। लेट से हम लोग 3 दिन बोलते हैं, कभी एक हफ्ता हो सकता है, उन्होंने एक हफ्ते तक 100 रुपए के हिसाब से बंदर खरीदा। तो इसमें क्या होता है, लगभग लगभग उस गांव के सारे बंदर खत्म हो जाते हैं 100 रुपए का बंदर के भाव पे। जब 100 रुपए के भाव से बंदर आना कम हो गया, बंद हो गया, तो सेठ जी ने बोला अब बंदर का भाव 200 रुपए, क्योंकि मुझे डिमांड बढ़ रही है, मैं अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, मेरे पास शॉर्टेज है बंदर की, मुझे बंदर चाहिए। फिर सेठ जी ने 200 रुपए के भाव से बंदर बोला कि मुझे लाके दो। अब जब 200 रुपए का भाव किया तो आसपास के गांव में लोग गए वहां के, और वहां से बंदर लेके आए, फिर वो देना चालू कर दिया। 3 दिन 4 दिन में वो बंदर भी खत्म हो गए। तब तक ये बात फैलने लगी, कर यार एक सेठ जी है जो 200 रुपए के भाव से बंदर खरीद रहे हैं। 3 दिन बाद सेठ जी ने बंदर का भाव बढ़ा के 500 कर दिया, क्योंकि बड़े बंदर उन्हें 100 के भाव पे खरीद लिए, सबसे ज्यादा बंदर, उससे कम बंदर 200 के भाव में मिले। अब सेठ जी ने बोला 500 के भाव में बंदर चाहिए मुझे, जो बंदर जहां से लाके दो। जब लोगों ने सुना 500 का भाव, तो वो पूरा देश, वो पूरा कंट्री, वो पूरा एरिया लग गया बंदर ढूंढने में। जहां जहां से बंदर हो सकते थे लेके आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद बंदर आने कम हो गए। 500 के भाव में सेठ जी ने बंदर खरीद लिए। अब जब वहां भी बंदर आने कम हो गए तो सेठ जी ने बोला भाई मुझे चाहिए बंदर 1000 रुपए के भाव से, मुझे अब मेरा काम बहुत बढ़ चुका है, मुझे फैक्ट्री में बढ़ानी है, मेरे मेरे पता नहीं प्रोडक्शन में तो बहुत करोड़ कमाऊंगा, मैं तो मेरी लॉटरी लग गई है, ये बंदर तो मुझे चाहिए चाहिए। अब जब 1000 रुपए का भाव हुआ बंदर का, तो वो गांव वाले पागल हुए पड़े थे, जहां जहां से, मतलब इनफैक्ट जो आसपास के चिड़ियाघर थे, जो पालतू बंदर थे, जो मंदिरों के पास बैठते थे, वहां सब भी बंदर उठा के इनको देने लगे कि बिल्कुल अब तो आखिरी है, बंदर चाहिए चाहिए इनको। और 1000 रुपए का बंदर बहुत बता था, मैं 10 बंदर पकड़ के लाया, 10,000 रुपए मिल गए। तो सेठ जी ने देखा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद बंदर आने बिल्कुल बंद हो गए। तो सेठ जी ने बोला देखो भाई, मैं जा रहा हूं अपनी फैक्ट्री, अब मुझे बंदर जो लाके देगा उसको मैं दूंगा एक बंदर के 2,000 रुपए, और ये बैठा है मेरा आदमी यहाँ पे, आप जिसके पास बंदर मिले वो बंदर लाके देना, 2,000 रुपए में आप इससे पैसे ले जाना। काम हो गया, सेठ जी चले गए। सारे बंदर वहां पे कहीं छुपा के अपने वेयर हाउस पर रखवा दिए, एक बंदा बैठा दिया वहां पे। अब चालू हुआ खेल, असली खेल। 2-4 बंदर ढूंढ के ला पाए वो लोग, एक दो, कोई एक लाया, कोई दो लाया, 1-2 दिन चलता रहा।
जो भी लाता उसको 2,000 रुपये मिल जाते बंदर के लिए। सब लोग खुश हो गए कि अब तो मैंने 100 रुपये में बंदर बेच दिया, 2,000 के भाव बिकता, मेरा मेरा तो पैसा 20 गुना हुआ था, मुझे बंदर कहीं से भी चाहिए, कुछ भी मिल जाए। तब तक वहां पे एक तीसरा आदमी आता है। ये मैं बताता हूँ, वो प्लांटेड आदमी था, बट तीसरा आदमी आता है, गांव में जाके चुपके से बोलता है, देखो भाई, मेरे पास मैं सेठ जी का आदमी हूँ, मैं तो सेठ जी को बंदर बेच नहीं सकता, बट मेरे पास उनकी चाबी है। मैं आपको बंदर दूंगा 1,000 रुपए के भाव से, और मुझे आप बंदर बेचोगे 2,000 के भाव से, मुझे उसमें से चाहिए 500 रुपये कमीशन, 500 आपके 500 मेरे, और मैं आपको बंदर देना चालू करूंगा। ये बात सुनी, लोगों की लाइन लगी। पहले दिन उसने 4 5 6 बंदर दिए, फिर अगले दिन 10 बंदर दिए, और वो बंदर लेता 1,000 रुपए पे और 2,000 बेच के आता, 500 अपनी जेब में रखता, 500 देता उसको बेचने वालों को। फिर उसने बोला कि भाई देखो, मैं तो अब जा रहा हूँ छोड़ के, मैं सारे बंदर बेच देता हूँ और मैं यहाँ चला जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, मेरे पैसे बन गए यहाँ से, अब जा भाड़ में जाए सेठ जी, भाड़ में दुनिया। गांव वालों को समझ में आया कि हाँ भाई, बात तो अच्छा है, ये तो चोर आदमी निकला, ये अपने पैसे बना रहा है, मैं अपने पैसे बना देता हूँ, सब कुछ ठीक है। उसने 1,000 रुपए के भाव से सारे बंदर गांव वालों को बेच दिए। जो बंदर उसी सेठ जी ने 100 रुपए के भाव पे खरीदा था, 200 के भाव पे खरीदा था, 500 के भाव पे खरीदा था, 1,000 के भाव पे सारे बंदर बेच दिए। किस लिए? और लोगों ने खरीद लिए, किस लिए? कि वो बंदर तो मैं 2,000 में बेचूंगा। जब सारे बंदर बिक गए, लोगों ने अपनी जमीनें बेची, कुछ ने अपने गहने बेचे, कुछ ने कुछ किसी से लोन लिया, कुछ ने इंटरेस्ट पैसा लिया, वो पैसे लेके बंदर खरीदे और पैसे दिए उसको, बंदर लिए। और जब नेक्स्ट डे बंदर के पास गए बंदर बेचने के लिए, तो वो उस ऑफिस पे लगा था ताला, वहां से वो बंदा गायब, और वो बंदर सारे वापस इनके बंदर इनको थमा दिए, और सारे पैसे इनसे 1,000 रुपए कमा लिए बिना कुछ किए हुए। इसी को बोलते हैं बंदर बाट। तो जो अभी चांदी में चल रहा है, ये बंदर बाट हो रहा है। हर जगह हर मीडिया में ये खबरें आ गई कि चांदी की शॉर्टेज हो गई, चांदी यहां से वहां चली गई, चांदी पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। हुआ क्या, ट्रम्प का टैरिफ के बारे में सब जानते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है, जिसकी वजह से ही सब सारी रूमर्स बने हैं और सब कुछ चल रहा है। ट्रम्प की टैरिफ की बात हुई। ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहा है, उसमें उसने आर्टिकल 232 है, उसमें इसने बोला कि अमेरिका में आने वाली सारी कमोडिटीज पे 39% टैक्स लगेगा, इंपोर्ट टैरिफ लगेगा। अभी क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भी एक कमोडिटी है, अभी इसका क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि इस पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बट इसकी वजह से क्या हुआ, जहां जहां सोना चांदी जिस जिस बैंक का, जिस जिस लोगों का, इंस्टीट्यूशन का रखा था, उन सब अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का, उन सब ने वहां से अपने सोने चांदी उठाए और अमेरिका शिफ्ट करने लगे। तो एक खबर फैली मीडिया में कि जिस जिस वॉल्ट से सोना निकल रहा था, चांदी निकल रही थी, कि वहां शॉर्टेज होने लगा। शॉर्टेज ऐसा चीज है जहां सुनते ही लोग लाइन लग गए कि शॉर्टेज हो गया, मतलब पता नहीं क्या हो गया। अरे शॉर्टेज हो गया है तो ये कोई पहली बात समझो, अगर शॉर्टेज हो भी गया है तो क्या आपकी नेसेसिटी है? क्या ये हवा है, ये पानी है, ये खाना है कि आपको नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे? बट लोग पागलपन देखो, लाइन लगा के खड़े हो गए कि मुझे चाहिए, किसी भाव पे चाहिए। इसका फायदा उठाते हैं ज्वेलर्स, रिटेलर्स। भाई आप शॉप, आप जो बोलो लाइन लगी है, लाइन लगी हुई है। यहां तक का हो रहा है कि आज आप जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सिक्का चाहिए चांदी का मुझे, ठीक है भाई, 22,000 के भाव पे आपको सिक्का मिलेगा। 22,000 का भाव, लोगों को लगता है हाँ 22,000 के भाव पे सिक्का मिलेगा। अरे भाई, 1,60,000 का भाव चल रहा है, 1,62,000 का भाव चल रहा है। उस पर आप मेकिंग लगाओगे 5%, 6%, 3% जीएसटी लगाओगे तो भाव बनता है 1,70 का, और मिल रहा है आपको 2,20,000 रुपए। तो आप सोचो, 50,000 रुपए तो आपको ब्लैक में दिया जा रहा है कि भाई ब्लैक में ले जाओ, क्योंकि मिलेगा नहीं। मतलब लोगों को ये बता दिया है कि आपने चांदी आज खरीद ली तो खरीद ली, ये मिलेगा नहीं, और ये 5 लाख हो जाएगी, ये 10 लाख हो जाएगी। पहली बात समझिए, जब चांदी 50,000 रुपए थी, जब चांदी 60,000 रुपए थी, जब चांदी 70,000 रुपए थी, इनफैक्ट जब 1 महीने पहले चांदी 1 लाख पे थी, तब किसी ने नहीं बोला आपको खरीदने के लिए। आज जब चांदी 1,60,000 हो रही है तो पूरी दुनिया बोल रही है कि चांदी खरीदिए। क्यों खरीदिए, क्यों बोल रहे हैं? ये होता है बंदरबांट। आप रिटेलर्स को हमेशा, एंड यूजर को, रिटेलर्स को आखिरी में माल चिपका दिया जाता है। जो ट्रेडर्स है, जो इसके मैन्युफैक्चरर, जो माइनर्स है, उनको मुनाफा कब होगा? जब वो चीज एंड यूजर के पास चली जाएगी। और जो रिटेलर्स है, वो क्या खरीदेंगे और अपने लॉकर में डाल देंगे, पैसा उनका ब्लॉक हो गया, वो पैसा उनके हाथ से निकल के चांदी मिल गई, उनको एक चीज सोना मिल गया, वो पैसा चला गया ट्रेडर्स के पास और इनके माइनर्स के पास। तो ये सिस्टम होता है पूरा। आप समझो, सोना चांदी के यूजर कौन होते हैं, किसके पास होता है सोना चांदी? सोना का सबसे बड़ा जो बायर्स होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना का चाइनीज पीपल बैंक है, अमेरिका का एफबीआई है।
फेडरल बैंक। तो ऐसे जो हर देश का उनका सेंट्रल बैंक जो होता है वो सोना खरीदता है, सोना चांदी नहीं, सोना खरीदता है अपनी करेंसी के लिए। सेकंड, देश के लोकल बैंक जैसे हमारे स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये भी गोल्ड खरीदते हैं। एसएलआर होता है उसमें जो बैंक का जितना डिपॉजिट होता है, जैसे सीआरआर होता है वैसे एसएलआर होता है। सीआरआर में पूरे डिपॉजिट का सर्टेन अमाउंट, जैसे 4% का सीआरआर है तो पूरे डिपॉजिट का 4% उनको पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। और एसएलआर 4% का है तो इसका मतलब 4% का वो गोल्ड सिल्वर या कैश कुछ भी अलग से रखना होता है। तो जनरली एसएलआर में लोग सारे बैंक्स गोल्ड रखते हैं कि जितने पैसों का मेरे को रखना है उतना पैसा गोल्ड रखता हूँ, क्योंकि गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड का नेचर है बढ़ना। बट गोल्ड का नेचर बढ़ना का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि एक महीने में दुगना हो जाएगा। गोल्ड का एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो साल में एटीआर 10% 15% का अगर चल रहा है तो एक गोल्ड एक अच्छा अच्छा आप मूव बनाता है कि हाँ 15% साल में मूव दिया तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है। मतलब सोचो अगर गोल्ड जो है हर महीने में चलने लगे 50%, तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बिजनेसमैन, सारे ट्रेडर्स सब कुछ छोड़ के गोल्ड ना खरीद लें, ये चांदी ना खरीद ले कि हाँ जब ऐसे ही चलना है तो भाई अंबानी अदानी भी सब कुछ बेच बाच के चांदी खरीद लेना कि वो खरीदेंगे तो चांदी 5 लाख हो ही जाएगी एक दिन में। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसका उसका इस्तेमाल क्या एंड में क्या होगा, वो तो फंसना ही है ना, किसी के पास जाके माल चिपकना ही है। तो ये समझ लीजिए, जब आपको जितनी कहानी बताई मैंने, जो बायर्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स हो गए, बाद में फिर आते हैं ज्वेलर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो खरीदते हैं बड़ा बड़ा सोना चांदी और वो छोटे ज्वेलर्स को देते हैं, वहां से आता है रिटेलर के पास। हर पूरे पूरे वर्ल्ड में यही सिनेरियो होता है और आखिरी में सब कुछ रिटेलर की लॉकर में आके बंद हो जाता है। तो इस सिनारियो में, और आपको मैं शुरुआत में बताया कि ये 5-6 मैंने आपको बताए बबल्स कैसे हुए थे, और हर बबल का चांदी 1980 में, चांदी 2011 में अपने हाई से 60 70 80% तक टूट जाती है। तो आज चांदी 170 है। अगर यहाँ से चांदी वापस से 1 लाख हो जाए तो कुछ कुछ अचंबा मत मानना कि 1 लाख होगी। अगर नहीं भी होगी तो या तो ये बुलियंस गोल्ड और सिल्वर या तो लेंगे टाइम करेक्शन या लेंगे प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन मतलब जब चल रहा है चलता रहेगा और हो सकता है कि चलना रुक जाए और 2 3 4 5 साल तक इसी भाव पे रह गया तो उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अगर भाव नीचे आके रुका तो बोलते हैं प्राइस एंड टाइम करेक्शन, और सिर्फ भाव तुरंत नीचे आ गया तो बोलते हैं प्राइस करेक्शन। ये तो होना तय है और ये हर हर मेनिया के बाद, हर बबल रन के बाद हुआ ही हुआ है, होता ही होता है। इसको जो भी जिन्होंने भी मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, जो रिसर्च करते हैं, उनको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बीवी, आप इस वक्त सोना चांदी खरीदने से बचें। मेरी माने अगर बेचना है तो अगर आपके पास है तो बेच दीजिए। ज्वेलरी इसमें काउंट नहीं होता, इसमें आपके घर की सेविंग्स काउंट नहीं होती। हाँ, अगर तुमने मुझसे छुपा के सोना चांदी खरीदी होगी 50,000 के भाव पे तो भाई 1.5 लाख के भाव पे बेच आओ। टाइम आ गया ना सोने के बिस्किट निकालने का। अगर तुम्हारे पास, मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, तुम्हारे पास अगर छुपा के रखे हो तो भाई बेच दो, पैसे दे दो, मुझे काम आ जाएंगे। फाइनली हम धनतेरस पे नहीं लेंगे। पूजा के लिए कुछ खरीद लेना 1-2 ग्राम का, बट नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो मैं तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। आओ, मैं ये अच्छा रहेगा, सबको दिखाता हूँ, आ जाओ क्या होता है गोल्ड सिल्वर। वैसे आपने मेरी बात सच तो नहीं मान ली कि मेरे पास सोने के बिस्किट्स हैं? पता नहीं, हो भी सकता है। नहीं है। क्या दिखा रहे हो आप मुझे? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहले चांदी, कि चांदी में कब कब क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। देखिए, ये देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया। 1980 में 1980 में चांदी चली $8 से, $7 से, और गई $50 तक। और फिर एक महीने में 50 से 33, एक महीने में, और दूसरे महीने में 33 से कितने 12 पे? 12 पे। जहां से चली थी 2 महीने में वहां से वापस में 70% 2 महीने टूट गई। इसके बाद सेम बताया मैंने आपको 2011 में हुआ था। ये देखिए 2011 में ये भाव फिर कितने साल तक नहीं आया, 1980 से लेके 2005 तक ये भाव नहीं आया था। 5 6 7 8 8 में चलना चालू हुआ, 8 9 10 में, 10 से चलना चालू हुआ। सोचो 10 से 2010 में चलना चालू हुआ, फिर 10 से 11 में यह भाव वापस दिखाई दिया। 1980 के बाद 2011, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद ये भाव आया। फिर ऐसी तेजी हुई और फिर ये तेजी 50 तक हुई। एक महीने में 50 से वापस 32,
और 2 महीने का रेस्ट, फिर तीसरे महीने में 32 से वापस 25। तो वापस 3 महीने चली, जहां चली थी उसका 50%, और उसके अगले 6-8 महीने में वापस से 12। जहां से चली थी चांदी वापस अगले 6 महीने में वहीं आ गई। तब भी ऐसा ही कुछ होता था, ये वापस आ गई। फिर 2025 अभी 2025 तक का में, सबसे हाई है ना। हाँ 2025 में अब तक का हाईएस्ट भाव है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा, मैं आपको 2-4 चीज और बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या हुआ है, फिर चला है। कोई बड़ी बात नहीं कि इस महीने के बाद 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या अगले महीने फिर से करेक्शन चालू हो और वापस जहां से चला तो था जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर इतना ऊपर तक जा चुका है तो वापस भी नीचे आएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ जो कॉइन्स है वो हम बेच सकते हैं, राइट? कॉइन्स क्यों बेचने, कॉइन्स बेचने के लिए मैं कभी नहीं बोलता। हाँ, आपके पास अगर बड़ा है, कुछ ब्रिक्स हैं, 5, 10, 50 किलो खरीदा हुआ है, तो बेचो कॉइन्स। 10-5 ग्राम कॉइन बेच के क्या कर लोगे, क्या पैसा मिलेगा तुम्हें? काम वो करो जिससे पुराने कॉइन्स है, बहुत हैवी तो है। वो नहीं बेचना चाहिए ना। पुराने आशीर्वाद है लोगों का दिया हुआ, वो नहीं बेचना चाहिए। और बेचने जाओगे तो अभी केसेस सुन रहे हैं सुनारो से, जो उन्होंने खरीदे थे पहले सिक्के, वो बेचने जा रहे हैं, करीब इसमें 50% चांदी है, बाकी सब है तांबा है। तो ये वो क्या वैल्यू बात है? आधी रहेगी। ये सब धंधा होता है, इसका कुछ कुछ मतलब नहीं बनता। अभी देखो मैं आपको और 2-4 चीज बताता हूँ, ये रिसेंट घटना, ये सबको याद होगा। 2021 में कॉपर में, निकल में, इनफैक्ट सरिये में, जो सरिया है जिसपे हम लोग रॉड, स्टील रॉड होता है, इसमें भी हुआ। 35 रुपए का सरिया 1 साल में 70 रुपए का हो गया। मतलब एक टाइम सरिया ऐसा, लोहा, सिर्फ सरिया नहीं, लोहा, टीन, चद्दर, सब कुछ जो लोहे की चीजें होती हैं, जिससे टैंक्स बनते हैं, बाकी जितने भी लोहे के सामान बनते, सब जिन लोहे के व्यापारी थे, इनका अच्छा साख होता है। फोन किया, 10 टन चाहिए माल, 5 टन चाहिए, रेट लिखवाया, माल आपका, माल आ रहा है, पैसे जा रहे हैं। इसके बाद ऐसी नौबत आ गई थी कि लोग बोलते थे भाई पैसा लेके आओ, अभी का जो माल रहेगा लेके जाओ, मैं माल आपका बुक नहीं करूंगा। क्या हुआ? $70, 70 रुपये का लोहा वापस से आज भी 49 रुपये, 40 रुपये आ गया था 1 साल के अंदर वापस। ऐसे कॉपर था, निकल था, निकल का भाव 1700 का निकल 5600 हो गया एक ही महीने में, और अगले महीने में 1700 वापस आ गया। आज तक 1700 पे ही है, आज तक भाव ऊपर नहीं है। 1700-1800 ट्रेड कर रहा, ट्रेडिंग बंद कर दी उसने। हर चीज, हर, क्योंकि सोना चांदी की थोड़ी वर्थ है, क्योंकि इसका मतलब ज्वेलरी डिमांड हमारे यहाँ, औरतों की डिमांड, सबके घर में चल रहा होगा केस कि किसी ने लास्ट ईयर गाड़ी खरीदी होगी, उसको बोला कि बीवी ने बोला होगा मेरे को हार बनवा दो, पति ने गाड़ी खरीद ली होगी, उस पर क्लेश, क्योंकि गाड़ी का भाव तो रहेगा 20% कट गया, और सोना वहां से होगा दुगना। तो ऐसे केसेस तो होते रहे, चलते रहेंगे कि हाँ सोना खरीद लो। सोना भाई आज सोना 1.25 लाख का है, 10 साल के बाद हो सकता है 3 लाख का होगा, बिल्कुल होगा, बट 10 साल के बाद होगा। आपको, आपके पास सोना खरीदना है 10 साल के लिए, खरीदिए ना, किसने मना किया है? और दूसरा, हालांकि मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, बट ऐसी बात चल रही है कि लैब ग्रोन गोल्ड बनेगा। बातें हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जैसे लैब ग्रोन, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है आज के समय में, जब आप डीप फेक से लोगों की शक्ल बना सकते हो, उनकी वीडियो बना सकते हो, एआई से आप कुछ भी काम करा सकते हो, तो लैब ग्रोन डायमंड बन सकता है, तो लैब ग्रोन गोल्ड बन सकता है। एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, जैसे आप सोचो आज डायमंड की वैल्यू क्या रह गई है। आज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपका लैब ग्रोन डायमंड है या आपका नेचुरल डायमंड है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। वैसे ही सिमिलरली क्या पता ऐसा हो जाए कि गोल्ड भी लैब ग्रोन आ जाए, और लैब ग्रोन गोल्ड अगर आ गया तो इस गोल्ड की क्या वैल्यू होगी पता नहीं। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि जाओ सोना बेच दो, इसका मतलब ये है आंख बंद करके ब्लाइंडली सोना मत खरीदो यार, चांदी मत खरीदो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। जो ग्रोथ होती है वो एक्चुअल ग्रोथ इंडस्ट्री की होती है, सच में सच्चाई ग्रोथ इंडस्ट्री की होती है। जमीनों की ग्रोथ होती है, जिसका डिमांड है, जो नेसेसिटी है। आप कहीं जमीन, आपके पास अगर मान लो पैसे हैं लगाने के लिए, तो आप जमीन खरीदिए, सोना मत खरीदिए। सोना इज ए डेड एसेट, क्योंकि अप्रिसिएशन होता है उसका, मतलब इट इज एन अप्रिसिएशन डेड एसेट, कि ये भाव तो बढ़ेगा उसका, बट किसी काम का नहीं है। आप उसमें रह नहीं सकते। आप ज्वेलरी थोड़ी बहुत बना सकते हो, कितनी ज्वेलरी बनाओगे? आप बनाते जाओ, क्योंकि उसमें ज्वेलरी बनाने मतलब क्या है, मेकिंग चार्ज। डिजाइन पुराना हो गया, दोबारा देने जाओगे, तो अगर आपने एक सोने की ज्वेलरी को, सोने को 3 बार ज्वेलरी बनाया, तो सोने का भाव आधा रहेगा आपका। 20-20% पहले बार में लगेगा, दूसरी बार 20% लगेगा, और हर बार चेंज करने में पैसा कटेगा, तो आपका सोने का भाव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और बिस्किट रख के उस पर आप रह नहीं सकते। जमीन खरीदोगे, खेती कर सकते हो उसके ऊपर, अगर आपने खेती की जमीन खरीदी है,
शहर में खरीदा तो आप अपने घर बना सकते हो, रेंटल इनकम आ सकती है, उससे फ्लैट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको जिसका ग्रोथ हो, जिसका ग्रोथ सर्टेन हो, जिसमें कोई इफन बट ना हो कि क्या हो सकता है, वो सर्टेन ग्रोथ है। तो बस आप सबके लिए यही सलाह है कि सोना चांदी पे इस मैड रन में पार्ट ना बने, इस मैड रन को बढ़ावा ना दें, इस मैड रन में। और क्योंकि इससे अगर खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा ही ब्लॉक होता है ना भाई। जो भी आप हम सब ने आज पिछले कुछ दिनों में देखा, 10-15 दिन में पूरा मीडिया में सोना नया हाई, चांदी नया हाई, ये खरीद लो, ये खरीद लो, लाइन लगी पड़ी है। भाई आप जो भी खरीद रहे हो, ये पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, ये पैसा किसी काम नहीं आने वाला। या तो आप खरीदोगे मोर्गेज, वही बात, आप खरीदोगे जाके इसको मोर्गेज करोगे, प्लेज करोगे, इससे पैसा लोगे और काम करोगे। तो क्या होने वाला है इससे? इससे होगा वही लिवरेज। लिवरेज के भाव पे गलती से सोना यहां से 20%, 30%, 40% टूट गया तो आपका सोना भी गया, चांदी भी गई और आपका पैसा भी गया। तो लिवरेज, पहला सलाह सबके लिए, कृपया करके मीडिया की बात सुन के लिवरेज लेके, मतलब किसी अपने पैसे, आपकी खुद की सेविंग है जो आपको 10-15-20 साल के लिए रखनी है, तो आप बिल्कुल जाइए सोना चांदी खरीदिए। मगर वो पैसा आपके काम का है, आपके व्यापार का है, आपके किसी दूसरे काम का है, आपके इमरजेंसी फंड है, या आप किसी से मांग के, किसी से लेके कि मैं भी सोना खरीद के पैसा कमा लूंगा, मैं भी चांदी खरीद के पैसा कमा लूंगा, तो मत करिए। क्योंकि आपको मैं एक दो चीजें और बता दूं फटाफट। चांदी में बैकऑर्डेशन, मतलब हमेशा चांदी फ्यूचर जो है वायदा, वो प्रीमियम पे चलता है। अभी वायदा उसका डिस्काउंट पे चलने लगा है। मतलब आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि सोना चांदी खरीदने के लिए एक तरीका और भी होता है पेपर गोल्ड का, ईटीएफ, पेपर सिल्वर पे। तो ईटीएफ का भाव पिछले 2 दिन में करीबन करीबन 12% टूट गया है। टूट गया है, यस मैं सही सुन रहा हूं, नीचे आ गया है। 180, 182, 185 से ईटीएफ था, वो वापस 158, 155, 160 तक आ गया। मतलब वो ऊपर के भाव से 12-15% टूट गया है। सारे बड़े बैंक्स ने, एसबीआई, कोटक, 3-4 और फंड्स ने, लगभग लगभग सारे फंड्स ने चांदी की ईटीएफ लमसम बाइंग बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस भाव पे खरीदा हुआ तुरंत तकलीफ देने वाला है। सेकंड इंडिकेशन, एमसीएक्स ने पिछले 2 दिन में 3.5% मार्जिन बढ़ा दिया है। मार्जिन बढ़ाने का मतलब है, जो हमसे, जो ऊपर बैठे एक्सपर्ट लोग हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अब वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। आपने देखा होगा, अगर आप एमसीएक्स बाजार फॉलो करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में चांदी ने दिन एक एक दिन में 8-8, 10-10 हजार की मूवमेंट दी है। तो वोलेटिलिटी हमेशा पीक पे होती है। और आपको एक चीज और बता दूं, एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जीवीएक्स, इसमें होता है गोल्ड वोलेटिलिटी। ये जो इंडेक्स है, आप देखो, ये अभी 2960 पे आ गया है। ये 2960 का इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मतलब जब भी इस इंडेक्स पे ये आता है, उसके बाद करेक्शन आनी चालू हो जाती है। और इस बार भी मुझे लगता है कि अभी बस दिन जा रहे हैं, 2-4 दिन में, शायद 2-4 हफ्ते में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा इसमें। तो बैठे रहिए। और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा, इस वीडियो को आप लोगों को समझ में आया, कुछ फायदे का रहा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ गोल्ड के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए, जिसमें आपको मैं इनकी बारीकियां समझाऊंगा, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे कॉमेक्स टू एमसीएक्स का फॉर्मूला होता है, क्या भाव लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कॉमेक्स का भाव से आपको इंडियन का भाव निकालना है, या तो आप गूगल कर लीजिए, अगर आपको आता है तो 0.3144 इंटू कॉमेक्स का भाव इंटू डॉलर का भाव, प्लस अपना जीएसटी, प्लस जीएसटी हाजिर भाव के लिए, प्लस अपना इंपोर्ट ड्यूटी। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले बारीकियां हैं, बताऊंगा गोल्ड का एक्चुअल भाव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे प्रीमियम डिस्काउंट पता करते हैं, इस प्रीमियम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैसे अभी आज के सिनारियो में कैसे इंडिया के बड़े जो बड़े सुनार हैं, बड़े ज्वेलर्स हैं, कैसे उनका माल अटक गया है, कैसे वो आर्बिट्रेशन में फंस गए हैं, कि उनका कितना नुकसान हुआ है, इंडियन ट्रेडर्स का, इंडियन ज्वेलर्स का कितना नुकसान हुआ है, छोटे ज्वेलर्स ने कैसे पैसा बनाया। मैं आपको सब समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए अगर दूसरा वीडियो चाहिए आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव।